दूसरी तरफ यानी शहर के सरदारी कमरे का मंजर दिखाया जा रहा होता है, जहां बाला खातून, मलहन खातून और दीगर खवातीन में लड़ाई जारी होती है। बाला खातून, जो कि अपने आपे से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुकी होती हैं, वो वालदा सुल्ताना को ये कहते हुए दिखाई देती हैं कि वालदा सुल्ताना, पहले तो आप यहाँ पर मेहमान के तौर पर आई हैं, लेकिन अब आप इस जगह की मालिक बनने की कोशिश कर रही हैं, जो कि मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। वो हर एक चीज जो उस्मान साहब के मातहत है, उसमें से कुछ भी आपके हाथ नहीं आएगा, क्योंकि बाला खातून के हाथ में खंजर होता है और मलहन खातून उनको रोक रही होती हैं, क्योंकि बाला खातून की यही कोशिश होती है कि किसी तरीके से मलहन खातून बीच में से हट जाएं, ताकि वो खंजर वालदा सुल्ताना को दे मारे। लेकिन मलहन खातून बार बार बाला खातून को रोक रही होती हैं कि अपने गुस्से को ठंडा करो, ऐसी गलती हरगिज मत करना। और बाला खातून मलहन खातून से ये कहते हुए दिखाई देती हैं कि मुझे आज कर लेने दो जो मैं करना चाहती हूँ। इस्मान सुल्ताना खामोशी से बाला खातून की तरफ देख रही होती हैं। मलहन खातून बाला खातून को समझा रही होती हैं और कहती हैं कि आप सूरत हाल को मुश्किल तरीन करते चली जा रही हैं। बाला खातून मलहन खातून से कहती हैं कि आप मेरे रास्ते से हट जाइए। मलहन खातून बाला खातून से कहती हैं कि अभी ऐसा कुछ भी करने का वक्त नहीं आया, मैं आपके रास्ते से नहीं हट सकती। इसी दौरान सल्जूकी सिपाही सरदारी कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। आवची उन सिपाहियों से कहता है कि इन तमाम तर बागियों को कैदी बना लो। जेर कुताई चिल्लाते हुए अपने सिपाहियों को आवाज देता है कि सल्जूकी सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लो। देखते ही देखते सूरत हाल बहुत गंभीर हो जाती है। किसी को मालूम नहीं होता कि अगले पल क्या होने वाला है। ये पूरी सूरत हाल देखते हुए बेंजी खातून बाला खातून से कहती हैं, क्या आपको ये मालूम नहीं कि आपके सामने वालदा सुल्ताना है और आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकती। बाला खातून गुस्से से जवाब देते हुए कहती हैं कि अगर ये वालदा सुल्ताना है तो मैं भी उस्मान साहब की ज़ौजा हूँ और इनके लिए ये बेहतर होगा कि ये मुझे किसी भी लिहाज से कमतर ना समझें। फिर मलहन खातून उस्मान सुल्ताना की तरफ देखते हुए कहती हैं कि हमें इस बात से गर्ज नहीं कि कौन क्या हैसियत रखता है, लेकिन ये बात तो तय है कि हम अपने महल या दरबार कभी भी किसी को नहीं देने वाले। फिर बाला खातून कहती हैं कि अगर यही सूरत हाल है तो ये बात अपने जहन में रखिएगा कि इस सूरत हाल से निपटने के लिए ना तो हम जान लेने से घबराएंगे और ना ही जान देने से। आवची उस्मान सुल्ताना से कहता है कि मुझे हुक्म दीजिए, मैं यहाँ पर मौजूद इन तमाम तर बागियों की गर्दन काट दूं। जेर कुचाई कहता है कि आवची, पहले अपनी गर्दन मुझसे बचाओ। बाला खातून मलहन खातून से ये कहते हुए दिखाई दे रही होती है कि मुझे एक दफा वालदा सुल्ताना के सामने जाने दो, ताकि इस औरत को मैं यहाँ पर कत्ल कर दूं। मलहन खातून उनको दोबारा रोकते हुए दिखाई देती है। इस्मान सुल्ताना वहां पर मौजूद तमाम तर सल्जूकी सिपाहियों से कहती हैं कि अपनी तलवारें हटा दो और मयानों में वापस डाल दो। फिर इस्मान सुल्ताना बाला खातून की तरफ देखते हुए कहती हैं कि माशा अल्लाह। ये सुनकर बाला खातून बहुत हैरान होती हैं। इस्मान सुल्ताना कहती हैं कि अब मुझे मालूम हुआ कि उस्मान साहब की असल ताकत कौन है और कहाँ से उस्मान साहब को इतनी ताकत मिली कि वो इतनी फतूहात और इतनी तरक्की करते चले जा रहे हैं। बाला खातून कहती हैं कि मुझे आपकी बात का मतलब समझ नहीं आया। इस्मान सुल्ताना कहती हैं, मैं ये देखना चाहती थी कि आप दोनों खवातीन में सबसे ज्यादा बहादुर खातून कौन है, और वो मैंने आज देख लिया है। मलहन खातून, जो कि समझ जाती हैं कि इस्मान सुल्ताना को नई चाल चलना चाहती हैं, मलहन खातून इस्मान सुल्ताना से कहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो जो कुछ आप देख रही हैं उसकी वजह से आप किसी गलत फहमी का शिकार हो जाएं। इस्मान सुल्ताना कहती हैं कि जो भी चीज मैं देख लेती हूँ उसमें मैं कभी भी गलत फहमी का शिकार नहीं होती, लेकिन बिल आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंच गई हूँ कि आखिर आप दोनों खवातीन में ज्यादा बहादुर कौन है। क्योंकि अगर बाला खातून मेरी वो तमाम तर कड़वी बातें खामोशी से बर्दाश्त कर लेती तो शायद मैं उनकी इस हरकत से मायूस हो जाती। मुझे ये देखकर ज्यादा खुशी हुई है कि बाला खातून ने कितनी बहादुरी का मुजाहिरा किया है। फिर इस्मान सुल्ताना बाला खातून से कहती हैं कि मैं बहुत जल्द आपको अपनी दावत पर मदऊ करना चाहूंगी और आपसे मिलना चाहूंगी, तो लिहाजा जितना जल्द हो सके आप मुझसे मुलाकात करने की कोशिश कीजिएगा। दरअसल ये इस्मान सुल्ताना की एक चाल होती है जिसकी वजह से बाला खातून और मलहन खातून दोनों के अंदर फूट पड़ जाए, वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। क्योंकि अगर इस्मान सुल्ताना ये करने में कामयाब हो गई तो उस्मान साहब को खानदान में अंदरूनी तौर पर एक नुकसान पहुंचाया जा सकता है कि अगर उस्मान साहब की दो खवातीन यानी कि दो बीवियां हैं, उनमें से किसी एक को ज्यादा अहमियत दे दी जाए और दूसरे को कम, तो हसद की वजह से इन दोनों खवातीन के दरमियान लड़ाई या फूट पैदा हो जाएगी, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान उस्मान साहब को होगा। दूसरी तरफ सल्जूकी महल का मंजर दिखाया जाता है जहां उस्मान साहब अपने सिपाहियों समेत सल्जूकी महल के सहन में पहुंच गए होते हैं। इतने में मंगोल दोबारा आकर उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कमांडर समादर और बेअंदर भी वहां पर पहुंच जाता है। कमांडर समादर उस्मान साहब से कहता है कि आप यहां से भाग नहीं सकते क्योंकि आप इस वक्त
एक हिरन की हैसियत से यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर मौजूद तमाम तर लोग आपका शिकार करने के लिए खड़े हैं। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि अगर वही हिरन पहाड़ का रास्ता जानता हो और वो पहाड़ पर जा पहुंचे तो उसके तमाम तर शिकारी खुद ब खुद शिकार बन जाते हैं। फिर कमांडर समादर कहता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी कि आप इस महल में दाखिल हो गए। ये महल मेरे मातहत है और आपको यहाँ पर हरगिज दाखिल नहीं होना चाहिए। अब ये नामुमकिन है कि आप यहाँ से बाहर जा सकें। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि मैं तुम्हें यही एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ये महल कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। हम इसको दोबारा हासिल कर लेंगे। फिर कमांडर समादर अपने तमाम तर सिपाहियों को कहता है कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लो। उस्मान साहब और उनके बाकी सिपाही उन लोगों पर हमला कर देते हैं और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में किसी मंगोल को तो मुक्के मार रहे होते हैं, किसी को लाते और किसी को तलवार से कत्ल कर रहे होते हैं। बेअंदर जब ये देखता है कि बुरहान अल्प अपनी तलवार रोक ही नहीं रहे तो वो बुरहान अल्प को आवाज लगाते हुए कहते हैं कि ये रियासती मामला है और मैं चाहता हूं कि आप इससे दूर हो जाएं। बुरहान अल्प जवाबन कहते हैं कि ये तो नामुमकिन है कि उस्मान साहब के साथ होने के बावजूद मैं इस तरह की लड़ाइयों में हिस्सा ना लूं। बेअंदर भी जवाबन कहता है कि मुझे इससे ये बात जाहिर हो रही है कि आपके इस किस्म की जहनीत होने की वजह से आप ज्यादा अरसा इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर बेअंदर बुरहान अल्प पर हमला करता है। नाज़रीन, बहुत ही जबरदस्त लड़ाई का मंजर दिखाया जाता है। अगर आप ये लड़ाई देखना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि मंगोलों की तादाद ज्यादा होती है, उस्मान साहब के सिपाही जो कि बहुत जबरदस्त और दलेराना अंदाज से लड़ रहे होते हैं, उसके बावजूद मंगोल उन पर भारी पड़ जाते हैं और उस्मान साहब के तमाम तर सिपाही मंगोलों से घिर जाते हैं। उस्मान साहब बहुत ही गौर से इस सूरत हाल का अंदाजा लगाते हैं कि उनके तमाम तर सिपाही वाकईतन मंगोलों से घिर चुके हैं। इसी दौरान कमांडर समादर उस्मान साहब से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक और दिन जिंदा रहने दूं तो तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि तुमने क्या मेरी जिंदगी बख्शनी है, कुछ ही देर में मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा नौकर। कमांडर समादर ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है कि उस्मान साहब उसे नौकर क्यों कह रहे हैं और कमांडर उस्मान साहब से कहता है कि मेरे तमाम तर सिपाही यानी कि जो फौजी हैं तुम उनको तो नौकर बुला सकते हो, लेकिन मैं एक कमांडर हूं, तुम मुझे नौकर नहीं कह सकते। उस्मान साहब जानबूझकर उसको छेड़ने के लिए दोबारा उसे नौकर ही कहते हैं कि तुम एक नौकर ही हो और मैं तुम्हें नौकर ही बोलूंगा। समादर अपने एक सिपाही की तरफ इशारा करता है। वो उस्मान साहब के करीब आकर उनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस्मान साहब अपनी तलवार से उसका हाथ काट देते हैं। ये देखकर वहां पर मौजूद तमाम तर लोग हैरान हो जाते हैं और कमांडर समादर भी उस्मान साहब को निहायत हैरानी से देख रहा होता है।